भारत में रेलवे का विकास। एक वर्ष है 1853, जब बम्बई के या मुंबई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से 34 किलोमीटर की दूरी तय करके 3 भाप के इंजन और 14 डब्बे लेकर के एक रेलगाड़ी ठाणे पहुंचती है। मात्र 34 किलोमीटर का ये सफ़र भारत में रेलवे की आधारशिला रखता है। उस समय के ब्रिटेन के भारत के तमाम बड़े अखबारों में ये फ्रंट पेज की खबर थी कि इंडिया भारत में अब रेलवे का सफ़र प्रारंभ हो चुका है। जर्नी ऑफ रेलवे इज स्टार्टेड इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमने अंग्रेज़ों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को पढ़ा और ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में रेलवे का डेवलपमेंट अगर ना पढ़ें तो ये थोड़ा सा चैप्टर अधूरा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा इस बात को कहते हैं कि भारत में रेलवे लाना अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया है। और नो डाउट कि ब्रिटिशर्स ही इंडिया में रेलवे लेकर के आए और उनके द्वारा स्थापित रेलवे का जो एक ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, कमोवेश उसी स्ट्रक्चर पर हम आज भी काम कर रहे हैं और लगातार उसमें सुधार कर रहे हैं। तो भारत में पूरे इंडियन हिस्ट्री में जो रेलवे का हिस्ट्री है ना, वो हम किसी अलग वीडियोस में उस पर डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, कैसे वो हिस्ट्री में इंडिया में रेलवे स्टार्ट हुआ, उसके बाद में आज़ादी के बाद में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे हमने भाप इंजन को छोड़ा, कोयले का इंजन आया, फिर बिजली से रेलवे चलने लगी और अब मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन की सपने देख रहे हैं हम लोग और वंदे भारत ट्रेन तक, यहाँ तक का सफ़र हमारा रहा। वो हम रेलवे का अलग टॉपिक है, पर यहाँ हम इसी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे क्यों शुरू किया, किस प्रकार शुरू किया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे भारत में। ठीक, तो बच्चा, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहते हैं। पर क्या ये आपको पता है कि रेलवे की शुरुआत डलहौजी से भी पहले हो चुकी थी? पहला गवर्नर जनरल जिसने रेलवे के बारे में काम करने के लिए आदेश दिया था। भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी, पैसेंजर ट्रेन तो हमने पढ़ा कि 1853 में बोरीबंदर से ठाणे के बीच में चली, मगर इसके पहले 1851 में एक ट्रेन चली थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ माल ढुलाई के लिए हुआ था, और वो ट्रेन चली थी रुड़की में 1851 में माल ढुलाई के लिए। भारत में रेलवे की स्थापना के लिए हम क्रेडिट डलहौजी को देते हैं, मगर डलहौजी से पहले 1844 में लॉर्ड हार्डिंग के समय पर रेलवे के निर्माण की योजनाएं प्रारंभ हो चुकी थी। हाँ, डलहौजी के समय में चली, मगर रेलवे पटरियों को बिछाने का काम, रेलवे के ऊपर टेक्नोलॉजी का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय शुरू हो गया था। जो पहली ट्रेन चली थी हमारी 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की, ये दोनों कंपनियों के द्वारा मिलकर बनाई गई रेलवे लाइन थी। पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो इस तरह से बम्बई प्रेसिडेंसी में रेलवे शुरू हुआ 1853 में। उसके बाद में पूर्वी भारत में भी शुरू हुआ और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1 जुलाई 1856 से मद्रास रेलवे कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई और साउथ इंडिया में भी हमारे यहाँ रेलवे स्टार्ट हो गया। छोटी सी कहानी रेलवे की। रेलवे हमारे यहाँ जब स्टार्ट हुआ ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई हम
जो ब्रिटेन के व्यापारी हैं उनको कहा कि आपको हम 5% सब्सिडी देते हैं, आप इंडिया में रेलवे लगाइए। उस सब्सिडी के लालच में, और वहाँ पे जो पूंजीपति लोग थे उनको अपना पैसा इन्वेस्ट भी करना था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने भारत में रेलवे स्टार्ट किया। रेलवे का जो हम कहें तो उसका जो परिचालन है, उसका जो स्वरूप है, उस पर जो नियंत्रण है, वो वक्त के हिसाब से बदलता रहा। जैसे सबसे पहले 1853 में जब रेलवे का निर्माण काम शुरू हुआ तो 53 से 69 तक रेलवे का कार्य निजी कंपनियों के हाथ में ही रहा। 1853 से 1869 तक रेलवे पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी के अंडर में चलता रहा। 1869 से 1880 ये काम चला सरकारी नियंत्रण में, और उसके बाद में 1880 से लेकर के तो बाद में प्राइवेट, और 1889 से लेकर के अगर हम देखें 1880 से लेकर के तो लास्ट तक प्राइवेट और निजी दोनों के द्वारा रेलवे का डेवलपमेंट किया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रेलवे, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश में भी पढ़ेंगे रेलवे की कहानी, एमपी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जब, कि यहाँ भी अलग अलग कंपनियों ने, अलग अलग राजाओं ने रेलवे का डेवलपमेंट किया था। इंडिया में अंग्रेज रेलवे लेकर क्यों आए, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो सबसे पहले, अच्छा, पहली ट्रेन तो हमने पढ़ लिया बंबई से ठाणे। दूसरी ट्रेन 1854 में चली थी कलकत्ता से रानीगंज। रेलवे के डेवलपमेंट में एक रॉबर्टसन कमीशन का नाम आता है। सन 1902 में हमारे यहाँ गवर्नर जनरल था, वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और कर्जन को ये सूझा दिमाग में कि हमें रेलवे के डेवलपमेंट के लिए एक कमीशन बनाना चाहिए, तो उसने बनाया था रॉबर्टसन कमीशन। ये पॉइंट याद रखिएगा बच्चा, कि सबसे ज़्यादा रेलवे का जो एक्सपांसन हुआ ना, वो किसके समय पर हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय पे सबसे ज़्यादा। और उसने रेलवे के डेवलपमेंट के लिए एक कमीशन बनाया, रॉबर्टसन कमीशन। उस रॉबर्टसन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि भारत में एक रेलवे विभाग होना चाहिए, रेलवे आयोग होना चाहिए, और रेलवे आयोग आज भी काम कर रहा है, जो 1905 में बना था रेलवे आयोग। ठीक है, अब भारत में रेलवे निर्माण के उद्देश्य क्या थे भाई? क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेलवे बनाया? तो सबसे पहला तो आर्थिक और व्यापारिक लाभ कमाना। देखो, रेलवे का विकास उन्होंने अपने औपनिवेशिक हितों के लिए किया था, अपने कॉलोनियल बेनिफिट्स के लिए किया था। क्या बेनिफिट था? अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि जो ये उनका बंदरगाह था बम्बई, ठीक है, एग्जाम्पल, अब वो ये चाहते थे कि जो इंग्लैंड से जहाज़ों से जो सामान आता है उसको भारत के इंटरनल एरियाज में हमको पहुंचाना है। इसके लिए उनको क्या चाहिए कि एक ऐसा कम्युनिकेशन सेटअप हो, ऐसा संचार तकनीकी साधन हो जिस पर ये सामान लाद करके पूरे हिंदुस्तान में उसको घुमाया जाए। तो वो चीज़ हो सकती थी रेलवे के माध्यम से। तो ब्रिटेन के उद्योगों में बने हुए माल को, प्रोडक्ट को गांव देहात तक और सारे भारत, ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतों तक पहुंचाने के लिए रेलवे का निर्माण हुआ। दूसरा, अब ये जो यहाँ का रॉ मटेरियल है, जैसे मान लो आसाम के क्षेत्र में, दार्जिलिंग में अंग्रेजी व्यापारियों ने चाय उगाया, टी प्लांट। तब उस टी वहाँ प्रोडक्ट को उनको कलकत्ता तक पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाएंगे? रेलवे से, ठीक है। या उसको बम्बई तक पहुँचाना है तो कैसे ले जाएंगे? रेलवे से, क्योंकि वहाँ से फिर बंदरगाह से फिर वो कहाँ जाएगा? इंग्लैंड या दूसरे देशों में जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम समझें इस बात को बेटा, तो बात ये निकल कर आती है कि अंग्रेजों को भारत से जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे यहाँ से कपास, नील, इंडिगो, ठीक है, फिर उसके अलावा जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट, ये सब, कोयला, ये सब इनको बंदरगाहों तक ले जाना है और यहाँ से फिर ये उसको एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ? इंग्लैंड। तो उसके लिए चाहिए था रेलवे। तो व्यापारिक हितों के लिए उन्होंने रेलवे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, इसीलिए रेलवे का विकास हुआ। और
पूंजीगत निवेश भी, इंग्लैंड के जो व्यापारी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना था, उसके लिए भारत में क्या हुआ, रेलवे की शुरुआत हुई। पहला कारण समझ में आ गया। दूसरा है आंतरिक विद्रोहों का दमन और कानून एवं प्रशासन। जी हाँ, भारत में जिस तरह से ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दमन चक्र चला रही थी, जगह जगह पर भारत की संस्कृति को, भारत के लोगों को, भारत के गांवों को, भारत की सभ्यता को औपनिवेशिक सभ्यता के अंतर्गत लाने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ जगह जगह पर विद्रोह, रिवॉल्ट भी होने लगे थे। अब उन रिवॉल्ट का दमन करने के लिए आपको सेना को त्वरित, जल्दी से, रैपिडली जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। उसमें रोल प्ले किया किसने? रेलवे ने। समझ में आया पप्पू? तो रेलवे का उद्देश्य मतलब क्या? रेलवे से आप सेना के माध्यम से विद्रोह का दमन कर सकते हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर, आपके नियंत्रण में कई सारे रियासतें आ गई थी, आपने बहुत बड़ी टेरिटरी अपने कंट्रोल में कर ली थी, तो वहां पर आपको कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूवमेंट करना था अपनी सेना का, अपने पुलिस का, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए भी रेलवे की आवश्यकता आपको महसूस हुई। तीसरा एक जो कारण आता है बेटा, वो है सामरिक उद्देश्य। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अलावा अफगानिस्तान के कई सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया था, बर्मा पर कब्जा किया था इन्होंने, ठीक है, नेपाल के क्षेत्रों पर कब्जा किया था, और सिंध, बलूचिस्तान तक इनका क्षेत्र पर अधिकार था। तो इतने बड़ी बॉर्डर इनकी शेयर करती थी ये लोग, इधर अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर हो रही है, उधर रूस से बॉर्डर शेयर हो रही है, चाइना तिब्बत से बॉर्डर शेयर हो रही थी, तो इनके दूसरे देशों के साथ भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट थे। तो अपने उन सामरिक उद्देश्यों के लिए भी रेलवे की जरूरत थी, क्या कि युद्ध की स्थिति में फ्रंटियर बॉर्डर तक आप क्या ले जा सकें, सेना पहुंचा सकें, और अपने युद्ध जो हथियार हैं और जो हमारे जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक, भारत में ब्रिटिश लौह और इस्पात उद्योग को बाजार प्रदान करना। ब्रिटेन में लोहा और इस्पात उद्योग बहुत तेजी से बढ़ा था, लोहा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अब उसको कहाँ पर कंज्यूम किया जाए, कहाँ उसका उपभोग बढ़ाया जाए, उसके लिए भी भारत में रेलवे शुरू हुई। रेलवे के इस्तेमाल से क्या होगा कि वहाँ डिमांड बढ़ेगी, वहाँ डिमांड बढ़ेगी तो उन लोगों का प्रॉफिट होगा। हर चीज़ प्रॉफिट से जुड़ी है अंग्रेजों की। ठीक, भारत में रेलवे का जो विकास हुआ, उस रेलवे के विकास को अगर हम थोड़ा सा समझें तो ना, ये रेलवे पूरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा डेवलप किया गया क्षेत्र एक है। 1875 से में हमारे यहाँ, मतलब जब 1853 में रेलवे बना था तो 34 किलोमीटर, 1875 लगभग 20 सालों में, 22 सालों में रेलवे हो गया था 9100 किलोमीटर। एक सेकेंड, आप सोचो कि हम क्यों कहते हैं कि अंग्रेजों ने ही रेलवे का भारत में डेवलपमेंट किया। उसके पीछे कारण है। कारण ये है, आपको समझ में आएगा कि आज़ादी के बाद हमने रेलवे का ज़्यादा कुछ उसको एक्सपांसन नहीं किया। जैसे 1853 में रेलवे चला था 34 किलोमीटर की रेंज में। अब मैंने कहा कि जब 1875 रेलवे था 9100 किलोमीटर, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने रेलवे की लाइनों को बिछाया। फिर 1900 तक आते आते 1900, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारा रेलवे का एक्सपांसन हो गया था 38,600 किलोमीटर, मतलब बढ़ गया 1900 में। फिर 1940 तक आते आते 1940 में ये हो गया था लगभग 50,000। 1940 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1947 1947 तक ये लगभग था 63,000 किलोमीटर से 50 to 54
देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमने रेलवे में ज़्यादा एक्सपांसन नहीं किया। आज हमारा रेलवे का नेटवर्क है लगभग 65,000 किलोमीटर के आसपास। तो आप देखिए कि 50-55 तो वही बनाकर चले गए थे। हमने 70 सालों में कितना बढ़ाया? ऑलमोस्ट 5-10 हज़ार किलोमीटर। अंग्रेजों का एक कॉन्सेप्ट था कि पूरे हिंदुस्तान को रेलवे से जोड़ दो, इससे उनकी सत्ता यहाँ पर स्थायी बनी रहेगी, ऐसा उनका मानना था। पर दरअसल हुआ उल्टा बेटा। रेलवे के भारत में आने से भारत में एक नई गतिशीलता आ गई। भारत में रेलवे के आने से भारत में राष्ट्रवाद की फीलिंग डेवलप हो गई। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, वी विल डिस्कस लेटर। बट यहाँ एक चीज़ समझना कि ये ट्रू है कि भारत में पूरे रेलवे की फाउंडेशन अंग्रेजों ने बनाई। हमने क्या किया, हमने आज़ादी के बाद में ना उसमें बस इनोवेशन कर दिए, उसमें मॉडर्नाइजेशन लेकर के आ गए। ये बस हमारा जो है उसको रेलवे का सबसे बड़ा हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो ये। अब रेलवे आ गया, रेलवे के उद्देश्य समझ में आ गया। अब इस रेलवे के आने का बेटा इम्पैक्ट क्या पड़ा, भारत में रेलवे के निर्माण से क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ? क्या लगता है क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा हुआ या सिर्फ नुकसान हुआ या दोनों हुए? भारत में रेलवे के आने से फायदा या नुकसान या दोनों? सोचो। सबसे बड़ा फायदा पहले पढ़ते हैं, नकारात्मक तो हम पढ़ेंगे। चलो पहले नेगेटिव पढ़ लेते बस। रेलवे के आने का नुकसान क्या हुआ? हमारा हैंडीक्राफ्ट स्वदेशी उद्योगों का क्या हो गया? पतन हो गया। कैसे हो गया? जो स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो उनका जो मार्केट था वो डोमेस्टिक मार्केट था, भारत का अपना गांव, अपने देसी लोग। रेलवे के पटरियों पर सिर्फ पहियों के ऊपर रखी हुई ट्रेन ही नहीं चलती थी, उस ट्रेन में रखा हुआ अंग्रेजी सामान भी लद लद करके आता था। और वो जो अंग्रेजी सामान था वो जगह जगह भारत के बाजारों में उतरने लगा क्योंकि सस्ता था और अंग्रेज सरकार भी उसको प्रमोट कर रही थी। तो इससे भारत का देसी बाजार जो इन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री का था वो क्या हो गया? वो वैनिश हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे रेलवे के आने से हमारा जो डोमेस्टिक, हमारा जो हस्तशिल्प उद्योग था उसके पतन की राह शुरू हो गई। और ये तो सच्चाई है जिंदगी में कि किसी का उत्थान किसी का पतन का कारण बनता है। रेलवे से आधुनिकता आई मगर परंपरागत उद्योग क्या हो गए? खत्म हो गए। उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हमारे यहाँ पड़ा। दूसरी बात कि रेलवे से दुनिया में जहाँ कहीं भी रेलवे आया है ना, उससे औद्योगिकरण बढ़ा है। इंग्लैंड में रेलवे 1833 में चला था पहला, ठीक है। अब जो वहाँ रेलवे आया तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। क्यों? क्योंकि रेलवे आएगा तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुँचेगा, इंडस्ट्री से बना हुआ माल बाज़ारों तक पहुँचेगा। और रेलवे एक कोर सेक्टर है, उससे बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है। टूरिज़्म बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, हमारे लोगों के बीच में एक दूसरे से जो माइग्रेशन होगा वो गांव से शहरों की तरफ आएगा। रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग है। तो आधुनिकीकरण आया। मगर भारत में ना उद्योगीकरण नहीं आया, विउद्योगीकरण आया। रेलवे से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। रेलवे से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता था मगर अंग्रेजों ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि भारत में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता तो हम उनकी गुलामी नहीं करते। ये बात उनके दिमाग में बैठी हुई थी। तो भारत, दुनिया में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ रेलवे से, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई पूरी तरह से। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? चंपक, समझ रहे हो बच्चा? तो यहां एक चीज को ध्यान दीजिएगा, रेलवे से भारत का नुकसान हुआ। किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में? इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। धन के निकास, धन का निष्कासन तो पढ़ लिए हैं गुरु। पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े हो ना? इसके पहले वाली क्लास देखे हो ना? डेन ऑफ वेल्थ समझे थे क्या होता है?
क्या गुरु? वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था जो सिद्धांत, भारत का पैसा किधर को जा रहा? ब्रिटेन की तरफ जा रहा। वो धन के निष्कासन से को बढ़ावा दिया रेलवे ने। कैसे बढ़ावा दिया समझिएगा थोड़ा सा। अब ऐसा मत बोलना यार कि सर वो ना ट्रेन में ना रख रख करके पैसा जो है वो इंग्लैंड लेके चले गए। भैया ट्रेन इंग्लैंड तक नहीं जाती थी, समझ रहे हो? ट्रेन इंग्लैंड नहीं जाती थी। आप ट्रेन में कोयला रखो या पैसा रखो, इक्वल बात है ना बेटा। तो भारत की जमीन से कोयला निकाल करके, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिसका मौद्रिक मूल्य है, उस कोयले को आप ट्रेन में रखकर बंदरगाह ले जा रहे हो, बंबई भेज रहे हो, कलकत्ता भेज रहे हो, सूरत भेज रहे हो, और यहां से जहाज में भर के इंग्लैंड भेज रहे हो, तो हमारा पैसा ही तो जा रहा है ना। रिसोर्सेज इज इक्वल टू मनी। गॉट इट? भारत का लोहा रॉ मटेरियल निकाल रहे हो, गोल्ड निकाल रहे हो, ये सब लेकर जा रहे हो। एज वेल एज भारत में पूरे अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, गांव से जो आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हो, वो रेवेन्यू इकट्ठा करके ट्रेन में रख करके आप ले जाते हो बंदरगाह, और वहां से वो पैसा भी आप कहां भेज देते हो? इंग्लैंड। चंद्रशेखर आजाद काहे किए काकोरी कांड? यही तो कारण था ना रे, नहीं समझे का? यही कारण था। आज वो एक फिल्म कुछ दिन पहले मैंने देखी थी, आप लोगों ने देखी होगी, शमशेरा मूवी देखे हो ना? उसमें क्या करता है वो? रानी का मुकुट चुरा लेता है ट्रेन में जा रहा था, उसमें कोहिनूर डायमंड हीरा लगा हुआ था। तो वो जो मुकुट था ना, दरअसल वो हमारी वेल्थ थी, जो ट्रेन के माध्यम से किधर को जाती थी? इंग्लैंड को जाती थी। समझ गए? समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? चलो फिर से देखो, पीछे जाओ, देखो, और समझ गए तो चलो आगे बढ़ जाओ। कमेंट कर दिया करो बे, थोड़ा समझ में आए हमको भी। अब जब बुरा भी कमेंट करोगे तो चलेगा, है? ध्यान रखिएगा भैया, आप बुरा भी लिखिए, आपको पूरी छूट है। क्रिटिसिज्म करिए, आपको पूरी छूट है। हमको तो क्या है, बुराइयां ज़्यादा अच्छी लगती है। जो हमारे अगेंस्ट में बातें होती ना, वो ज़्यादा मज़ेदार, सुनने में मज़ा दिल करता है कि हाँ इसको सुना जाए, इसको पढ़ा जाए। आप जैसा बोलेंगे चीज़ें वैसी होंगी। क्रिटिसाइज़ करिए, खामियां निकालिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मगर इतना ध्यान रखिएगा, बदतमीजी से बचिएगा। अक्सर क्रिटिसिज्म और बदतमीजी, इसमें लोग अंतर भूल जाते हैं। आप समझदार हैं, इस चीज को समझिएगा। तो भैया अब तीसरा प्रभाव क्या पड़ा नेगेटिव? ब्रिटेन की तरफ संसाधनों के दोहन में भूमिका हो गई। भारत के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कहाँ होने लगा? ब्रिटेन की तरफ गया। तो रेलवे से रिसोर्सेज ब्रिटेन गए और वहाँ से पका हुआ माल हमारे पास आया। विऔद्योगिकरण उन्होंने बताया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला रेलवे के आने से। अच्छा, रेलवे आया था भारत में ब्रिटेन के आर्थिक और सैनिक हितों के लिए, उनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट और मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए। फिर भी पूरा भारत में रेलवे का खर्चा भारतीय खाते में डाला गया, यानी भारत के बजट पर उसका बर्डन डाला गया। और इसकी वजह से, जैसे मैंने कहा, 5% की सब्सिडी या मुनाफा जो ब्रिटिश कंपनियों को सरकार ने कहा था हम आपको देंगे। फिर हमारे यहाँ भारत को हर साल वो पैसा चुकाना पड़ता था होम चार्ज के साथ में। उससे हमारा पैसा, हमारा वेल्थ जो है किधर को गया? उस तरफ गया। फिर बड़ी मात्रा में भारत से ब्रिटेन को, अच्छा ये पॉइंट ध्यान रखना कि संसाधनों के दोहन में एक चीज़ होती है, वो है अनाज। भारत से ब्रिटेन को हर साल अनाज भी जाता था, फूड क्रॉप्स भी जाते थे। तो वो जो अनाज है वो अनाज उन सालों के दौरान, उन ईयर्स में भी जाता रहा जिन ईयर्स में हिंदुस्तान में फेमाइन्स पड़े थे, अकाल पड़े थे। तो इससे हमें उन अकाल से निपटने में बहुत भारी समस्या का भी सामना करना पड़ा। रेलवे के आने से ये नेगेटिव चीज़ें हमको फेस करनी पड़ी। पर सिर्फ रेलवे नेगेटिव चीज़ें नहीं लाया गुरु, रेलवे के माध्यम से
कई सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, सकारात्मक चीज़ें भी हुई। क्या क्या हुई समझो। सबसे पहले बाजारों और मंडियों का आपस में जुड़ाव। कैसे? जब ब्रिटिशर्स आए, है ना, तो ब्रिटेन के आने से भारत के जितने भी बड़े बड़े शहर थे, रेलवे के आने से वो शहर आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। जो मंडियाँ थी हमारी, बड़ी बड़ी मंडियाँ, वो आपस में जुड़ती चली गई और उनके जुड़ने से भारत में इकोनॉमी में इंटीग्रेशन हुआ, आर्थिक तौर पे एकीकरण हुआ और ये एकीकरण से भारत का आर्थिक विकास आसान हुआ। जैसे उससे भारत का आंतरिक व्यापार बढ़ा। भाई सिर्फ और सिर्फ व्यापार अंग्रेज थोड़ी करते थे, भारतीय लोग भी तो करते थे। तो भारत का आंतरिक व्यापार बढ़ गया। भारत के आंतरिक व्यापार के बढ़ने के साथ साथ भारत के लोगों का आपस में जुड़ाव हुआ। रेलवे ने सांस्कृतिक एकीकरण में भी भूमिका निभाई। रेलवे ने भारत के क्षेत्रीय एकीकरण में भूमिका निभाई। रेलवे के आने के पहले मराठी व्यक्ति महाराष्ट्र में बैठा है, गुजराती व्यक्ति गुजरात में बैठा है, बंगाली व्यक्ति बंगाल में बैठा है, मद्रासी व्यक्ति तमिलनाडु में बैठा है और ये लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी संस्कृति के साथ में अपनी ज़िंदगी को जीते थे। रेलवे के आने से ये हुआ कि अब गुजराती व्यक्ति बंगाल जा सकता है, मद्रासी व्यक्ति दिल्ली जा सकता है, पंजाबी व्यक्ति जो है वो साउथ इंडिया में जा सकता है। यानी रेलवे से अब जब ये क्षेत्र के लोगों का आपस में एक दूसरे से एकीकरण बढ़ता है तो इससे क्षेत्रीय एकीकरण या भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में भूमिका निभाई। इस रेलवे के माध्यम से छुआछूत की भावनाएं भी कम हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पहले अनटचेबिलिटी चलता था, मगर रेलवे में अनटचेबल्स लोग और समाज में तथाकथित तौर पे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग सबको एक साथ बैठना पड़ता था। रेलवे ने सांस्कृतिक एकीकरण किया, राजनीतिक एकीकरण किया, आर्थिक एकीकरण किया। रेलवे के माध्यम से संचार व्यवस्था अच्छी हो गई। किसी एक क्षेत्र में समाचार पत्र छप रहा है और रेलवे के माध्यम से वो बड़े एरिया में एक्सपांड कर सकता है। हमारी ग्रेट लीडरशिप जो फ्रीडम मूवमेंट में डेवलप हुई, बड़े बड़े महान नेता वो रेलवे के माध्यम से ही अपना प्रभाव नेशनल लेवल पर फैला पाए। रेलवे के माध्यम से राजनेताओं का आपस में एकीकरण होने लगा और राष्ट्रीयकरण की भावना भी जागृत हुई। तो रेलवे से बाजार मंडियों का आपसी जुड़ा हुआ, अर्थव्यवस्था का एकीकरण हुआ, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, आपसी संपर्क मजबूत हुआ और वैज्ञानिक मनोवृत्ति भी बढ़ी। लोगों को समझ में आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक चीज़ों से हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। गाँव से शहरों की तरफ पलायन हुआ रेलवे के माध्यम से। गाँव से लोग जो है रेलवे के थ्रू शहरों तक पहुँचे, वहाँ पर वो मजदूरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं। एक नया मिडिल क्लास भी जन्म लिया रेलवे के कारण ही भारत के शहरों में। रेलवे के माध्यम से आधुनिकतम सोच भारत में आई। रेलवे के माध्यम से भारत का आपसी संपर्क इस हद तक बढ़ा कि भारत में राष्ट्रवाद रेलवे के सफ़र के माध्यम से ही पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगा। रेलवे भारत की धमनी और सिरा हैं, वेंस एंड आर्टरी। इसके माध्यम से सशक्तिकरण होता है समाज का, आर्थिक उन्नति होती है, संस्कृति का एकीकरण होता है, कल्चरल यूनिफिकेशन होता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक इंटरनल जो है रिवॉल्ट जन्म लेता है, जिसको बाद में गांधी जी दिशा दिखाते हैं और दुनिया का सबसे महान स्वतंत्रता संघर्ष भी वो बनता है, जिसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ समझेंगे। तो बच्चा ये जो रेलवे का विकास है ना, ये रेलवे का डेवलपमेंट अंग्रेज़ों के हित में रहा, अंग्रेज़ों ने अपने लिए किया, पर उसका फ़ायदा भारतीयों को भी काफ़ी कुछ हद तक मिला। तो ये हमारी क्लास रेलवे पर थी, मगर इसका कंटेक्स्ट सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री और ब्रिटिशर्स है। रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कभी किसी समय वीडियो उस पर हम बनाएंगे, उस पर हम क्लास लेंगे। आप लोगों को किन किन टॉपिक्स पे क्लास पढ़नी है ना, आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम ज़रूर उन क्लासेस को इस सीरीज़ में ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं आप बता दीजिए,
टेस्ट सीरीज जो MPPSC के बच्चे हैं जो 2022 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जहां टेस्ट पेपर अपलोड होते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको पूरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप लोग हमें हमसे संपर्क करें। भैया आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराने वाले हैं। खासतौर पे इंदौर में हमारे सेंटर पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस चलिए आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे कि अब अंग्रेजों ने और क्या क्या किया भारत में, कौन सी नीतियाँ आई, उनकी क्या इम्पेक्ट पड़ा उससे। ओके, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।